देखिए, साल 2002 में गुजरात में जो हुआ उसने भारत को अंदर तक हिला दिया। हजारों लोग मारे गए, पूरे शहर जलते रहे और हिंसा कई दिनों तक चलती रही। लेकिन 20 साल बाद भी एक बुनियादी सवाल आज तक जस का तस खड़ा है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी आखिर आज तक किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्यों तय नहीं हुई? अदालतें और जांच एजेंसियां कहती है कि नरेंद्र मोदी की भूमिका साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद गवाह, रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, स्टिंग ऑपरेशंस और प्रशासनिक फैसले कुछ और ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है नरोड़ा और नरोड़ा गांव में, तो दोनों में हमें खूब कुछ संख्या कम से कम वहाँ काटा होगा ना सब, नरोड़ा पाटे। फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया, कुआं में डाल के तरफ दिया। तो सवाल ये नहीं है कि दंगे हुए या नहीं, सवाल ये है कि जब हिंसा खुली आंखों से देखी गई तो न्याय की प्रक्रिया वहां तक क्यों नहीं पहुंची? इस वीडियो में हम गोधरा कांड से शुरुआत करेंगे, फिर नानावटी आयोग, यूसी बनर्जी समिति और SIT की जांचों को समझेंगे। अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में हुए नरसंहार से लेकर माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और पुलिस प्रशासन की भूमिका की एक एक कड़ी को समझेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि ये मामला सिर्फ हिंसा का नहीं था, बल्कि उस सिस्टम का भी था जो सच तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी उसकी यादें ऐसे ही है, मैंने रखी है कि कहाँ है मेरा बेटा, वही मैं ढूंढ रही थी, कहाँ है मेरा, क्या मेरे बेटे ने ऐसा। गुजरात दंगों की बात करते समय अक्सर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती है। एक तस्वीर जमीन पर हुई हिंसा की है और दूसरी तरफ अदालतों और जांच एजेंसियों की फाइलों में दर्ज निष्कर्षों की। समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इन दोनों तस्वीरों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। साल 2002 में गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए और कई इलाकों में कई दिनों तक हालात सामान्य नहीं हो सके। लेकिन जब इस हिंसा की कानूनी जिम्मेवारी तय करने की बात आई तो जांच एजेंसियों और अदालतों ने कहा कि उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। यानी हिंसा हुई, यह बात स्वीकार की गई, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। इस पूरे सवाल को समझने के लिए हमें शुरुआत गोधरा से करनी होगी। ये शहर याद रखा जाता है साबरमती एक्सप्रेस के उस डब्बे से जिसमें 59 कार सेवक जला दिए गए। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगती है, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हो जाती है। यह घटना बहुत जल्दी ही एक आपराधिक मामले से आगे बढ़कर एक राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बन जाती है। उसी शाम विश्व हिंदू परिषद गुजरात बंद का ऐलान कर देती है। अगले दिन 28 फरवरी को गुजरात के कई हिस्सों में हिंसा फैल जाती है। गोधरा कांड की सच्चाई जानने के लिए बाद में 3 बड़ी जांचें होती है। पहली जांच नानावती आयोग करता है, जिसे गुजरात सरकार ने नियुक्त किया था। दूसरी जांच यूसी बनर्जी आयोग करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। तीसरी जांच एक स्वतंत्र सिटीजन ट्रिब्यूनल की होती है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर कर रहे थे। तीनों ने एक ही घटनाक्रम को देखा, लेकिन तीनों के निष्कर्ष अलग अलग निकले। नानावती आयोग की भूमिका सबसे ज्यादा विवादों में रही। जस्टिस GT नानावती सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और उन्होंने इससे पहले 1984 के सिख दंगों की जांच भी उन्होंने ही की थी। उस जांच में उन्होंने सत्ता पे बैठे नेताओं से खुलकर पूछताछ की थी। कांग्रेस नेताओं जगदीश टाइटलर और सुजन कुमार को आरोपी ठहराया गया था। यहाँ तक कि 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों PV नरसिम्हा राव और IK गुजराल से भी सवाल पूछे गए थे। यानी जब जांच के दौरान ताकतवर लोगों से सवाल करने की बात आई तो नानावती आयोग ने कोई झिझक नहीं दिखाई। लेकिन जब यही आयोग गुजरात दंगों की जांच के लिए बैठा तो तस्वीर अलग दिखाई दी। नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन उन्हें ना तो पूछताछ के लिए बुलाया गया और ना ही कोई समन भेजा गया। बिना किसी प्रत्यक्ष सवाल जवाब और बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के ही आयोग ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। यहाँ सवाल यह नहीं है कि मोदी दोषी थे या नहीं, असली सवाल यह है कि जब आरोप इतने गंभीर थे तो जांच की प्रक्रिया इतनी सीमित क्यों रही। इन सवालों को समझने के लिए हमें नरोदा पाटिया की घटना पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यही वह जगह है जहां कागजों में दर्ज निष्कर्ष और जमीन पर हुई घटनाओं के बीच का फर्क सबसे साफ दिखाई देता है। जब गोधरा कांड हुआ तो उसी शाम विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया।
अगले दिन गुजरात बंद के दौरान ही अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ पहुंच गई। नरोदा पाटिया के लोगों का गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, सिवाय इसके कि वे मुस्लिम धर्म से थे। ये मुस्लिम प्रवासियों की बस्ती थी जिसमें अधिकतर गरीब मजदूर रहते थे, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ ने इन बेगुनाह मुस्लिम मजदूरों की बस्ती पर हमला कर दिया। सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो सुबह 9 बजे से शुरू हुआ ये नरसंहार शाम करीब 8 बजे तक चलता रहा। इस दौरान महिलाओं के रेप किए गए, वो भी सबके सामने, और उन्हीं पीड़िताओं को रेप करने के बाद वहीं जिंदा जला दिया गया और कुएं में फेंक दिया गया। कुएं में वो यहाँ दंगा हुआ था ना, हिंदू मुसलमान का, तब सब लोग जला के इसमें फेंक रहे थे। इस नरसंहार में 97 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। इनमें से 36 महिलाएं थी और 35 छोटे छोटे बच्चे थे और 26 पुरुष थे। ह्यूमन राइट्स वॉच एनजीओ ने अपनी एक रिपोर्ट में एक मास ग्रेवयार्ड का जिक्र किया है, जिनमें गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद में मारे गए लोगों में से 61 लोगों को एक साथ यहाँ दफनाया गया था, जिनमें 34 महिलाएं और 27 बच्चे थे। कब्र खोदने वाले एक शख्स ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया करीब 3 महिलाएं ऐसी थी जो गर्भवती थी, जिनके पेट काटकर उनके भ्रूण निकाल दिए गए। अजन्मे बच्चे माँ के पेट से लटक रहे थे। पूरे 10 घंटे तक नरसंहार चलता रहा। पुलिस को कॉल किए जाते हैं, मगर कहा जाता है कि पुलिस की मौजूदगी में ही नरोदा पाटिया नरसंहार हुआ। इस नरसंहार के मुख्य आरोपी बजरंग दल का नेता बाबू बजरंगी तहलका स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी ही शान से बता रहा है कि कैसे उसने मुस्लिम महिलाओं के पेट को चीरकर अजन्मे बच्चों को बाहर निकाल दिया। हमारी एफआईआर में लिखा गया है, एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता है और कहता है कि नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। पुलिस सामने खड़ी रही और हमने मुसलमानों की हत्या की। अगर मोदी ना होते तो हम ये कभी ना कर पाते। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। यदि नरेंद्र भाई का साथ नहीं होता कि उसका प्रतिकार दे भी नहीं सकते, क्योंकि पुलिस सामने खड़ी थी, देखती थी, सब कुछ होता था, मगर पुलिस ने मुंह बंद और आंख बंद कर दी थी। बाबू बजरंगी ने ये भी कहा कि जब मुसलमानों का नरसंहार हो गया उसके बाद पुलिस कमिश्नर आया और बोला मौतों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, मेरे लिए मुश्किल होगी, इसलिए लाशों को अलग अलग जगह पर भिजवा दिया गया। कमिश्नर रात को आए ना साहब, उन्होंने बोला एक जगह इतना बड़ा हो जाएगा तो मेरा भी तकलीफ होगा। उन्होंने उठा के सब अहमदाबाद में फिरवा दी, सब सिविल में लेके अलग अलग जगह से पोस्टमार्टम किया। बाबू बजरंगी ने एक और दावा किया कि नरेंद्र भाई ने मुझे माउंट आबू में गुजरात भवन में 4.5 महीने रखा। नरेंद्र भाई ने मुझे ही जमानत से बाहर निकलवाया। पहले जज ढोलकिया ने तो कहा था बजरंगी को फांसी पर लटकाना चाहिए और एक बार नहीं बल्कि 5 बार लटकाना चाहिए। फिर दूसरा जज आया और उसने भी कहा मुझे फांसी मिलनी चाहिए। फिर नरेंद्र भाई ने मुझे मैसेज भेजा और कहा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अगला जज अक्षय मेहता नाम का आदमी बना, उसने मेरी फाइल की तरफ देखा भी नहीं और मुझे जमानत दे दी। जिस जज यानी जस्टिस मेहता का नाम बाबू बजरंगी ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में लिया है, इन्हीं जज को नानावती आयोग में जस्टिस केजी शाह की मौत के बाद अप्रैल 2008 में नियुक्त किया गया। इसी आयोग ने लगभग 4 महीने बाद यानी सितंबर महीने में आयोग की पहली रिपोर्ट जारी की और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। साथ ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को भी क्लीन चिट दे दी। जिस दिन नरोदा पाटिया मामले में बाबू बजरंगी को सजा सुनाई गई, उसी दिन एक महिला को भी इसी मामले में 28 साल की सजा सुनाई गई और ये महिला कोई ऐसी वैसी महिला नहीं बल्कि गुजरात दंगे की सबसे हाई प्रोफाइल अपराधी। इसका नाम था माया कोडनानी। फॉर्मर बीजेपी लीडर माया कोडनानी, पूर्व मंत्री मायाबेन कोडनानी समेत 10 लोगों की पूर्व मंत्री माया कोडनानी के खिलाफ मौत की सजा है। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए गुजरात में मंत्री रही माया कोडनानी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। former Gujarat minister Maya Kodnani to 28 years in jail. जिस महिला विधायक पर आरोप हो कि उसकी उपस्थिति में महिलाओं के गैंगरेप किए गए, जिंदा जलाया गया, मासूम बच्चों की हत्या की गई, वो गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को संभालने के लिए चुनी गई। और मजेदार बात यह है कि जिस माया कोडनानी को ट्रायल कोर्ट ने दंगों की सरगना कहा, 28 साल की सजा सुनाई, उसे 2018 में गुजरात हाई कोर्ट ने पलट दिया और नरोदा पाटिया मामले से बरी कर दिया। माया कोडनानी को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं है कि उन पर विश्वास किया जाए। जैसे माया कोडनानी पर आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को दंगों के लिए उकसाया, वैसे ही एसआईटी ने 2010 में जारी होने वाली अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा कि गोंडिया मुस्लिमों की नरसंहार होने देने में दोषी है। इसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लेना तो दूर, प्रमोशन करके गोंडिया को सिविल डिफेंस का जॉइंट डायरेक्टर बना दिया जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग निकालने पर एसआईटी को पता चला कि डीसीपी गोंडिया और माया कोडनानी के बीच लगातार 3 दिन तक बात हुई है। नरोदा
नरोदा पाटिया घटना के दिन सुबह 10:39 पर, जबकि नरोदा पाटिया की घटना सुबह 9 बजे से ही शुरू हो चुकी थी। एसआईटी को कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि गुजरात विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी जयदीप पटेल की भी डीसीपी से 3 बार कॉल पर बात हुई। जयदीप पटेल गुजरात दंगों में भूमिका निभाने वाले सबसे प्रमुख लोगों में से एक है। कॉल रिकॉर्ड में पाया गया कि जिस दिन नरोदा पाटिया और नरोदा गांव में नरसंहार हुआ, उस दिन डीसीपी गोंडिया और जयदीप पटेल के बीच 3 बार फोन पर बात हुई। जब एसआईटी ने पूछा कि क्यों बात हुई तो डीसीपी गोंडिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा कि यह स्पष्ट है कि गोंडिया विभिन्न बहानों के साथ गुलमर्ग सोसाइटी नहीं गए, जबकि दंगों और हत्याओं के आरोपियों जगदीप पटेल और माया कोडनानी से लगातार संपर्क में थे। नरोदा पाटिया मामले में गोंडिया की सीआरपीसी के अंतर्गत जांच होनी थी, यानी उन पर आपराधिक मामला चलना चाहिए। लेकिन साल 2012 में एसआईटी अपनी क्लोजर रिपोर्ट जारी करती है तो इस मामले पर अपने पुराने स्टैंड को ही बदल लेती है और कहती है कि क्रिमिनल नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बहुत है। गुजरात दंगों की एक पीड़ित महिला जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी को गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में जिंदा जला दिया गया था, जिसमें कि 69 मुसलमानों को जिंदा जलाकर या काट कर मार दिया गया था। जाकिया जाफरी ने एक याचिका ढाली कि गुजरात दंगों खासकर गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में मोदी की भूमिका की दोबारा जांच हो। पहले लोकल अदालत ने इग्नोर किया, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने भी दोबारा जांच करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली और साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। इस एसआईटी को लीड कर रहे थे सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आर.के. माधवन। एसआईटी की इस टीम ने साल 2010 में अपनी प्राइमरी रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। आगे चलकर साल 2012 में एसआईटी की टीम ने अपनी फाइनल क्लोजर रिपोर्ट देते हुए कहा कि हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत नहीं मिलते। इसी को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि मोदी के खिलाफ सबूत नहीं मिले और इस तरह बिना किसी एफआईआर, बिना किसी ट्रायल और बिना किसी क्रॉस कन्वेक्शन के ही केस बंद कर दिया गया। Exactly 2 months later comes the official confirmation to your channel, the court clearly stating there is no evidence against Narendra Modi. गिरफ्तार करो मोदी को, नहीं तो नहीं उठेंगे। चारों तरफ से हाउस गर्म हो गया। जब साल 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी और गठबंधन के साथ ही लालू यादव रेल मंत्री बने, तो रेल मंत्री लालू यादव ने सितंबर 2004 में गोधरा कांड की जांच के लिए एक अलग जांच समिति गठित की, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज यूसी बनर्जी लीड कर रहे थे। मात्र 4 महीने बाद ही 17 जनवरी 2005 के दिन यूसी बनर्जी कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में कहा कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग नहीं लगाई गई, बल्कि यह एक दुर्घटना भर थी। लेकिन इस जांच समिति ने इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं की कि साबरमती ट्रेन की जिस बोगी में आग लगी थी, उस बोगी में जिंदा बचे सर्वाइवर या पीड़ित का क्या कहना है, उस समय मौजूद रेलवे के पुलिसकर्मी क्या कहते थे और जिस दिन आग लगी उस दिन अखबारों ने क्या लिखा, पुलिस ने और पीड़ितों ने क्या बताया था। 27 फरवरी के दिन घटी इस घटना के बारे में अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने छापा कि पहले ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई और बाद में पेट्रोल से आग लगाई गई। एक पुलिस अफसर ने बयान दिया कि उस भीड़ में अफवाह फैली हुई थी कि साबरमती एक्सप्रेस में सवार कारसेवकों ने दाहोद में एक मस्जिद पर हमला कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कहा कि स्टेशन पर तैनात 15 पुलिस कर्मियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 4 राउंड फायर भी किए। विक्टिम्स और रेलवे पुलिस के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि उग्र भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस पर हमला किया। गोधरा स्टेशन पर कारसेवकों ने मुस्लिम दुकानदारों के साथ लड़ाई की थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस दौरान बोगी में आग लगा दी, जिसमें बहुत से निर्दोष लोग मारे गए। कुल जमा कहानी यह है कि धर्मांध कारसेवकों और राम मंदिर की राजनीति आम हिंदुओं के लिए मुसीबत बनी और गोधरा की ट्रेन को जला देने वाले कुछ लोगों की नफरत हजारों मुसलमानों के लिए मुसीबत खड़ी हुई। गोधरा कांड का शायद ही किसी मुस्लिम संगठन ने स्वागत किया हो, लेकिन गोधरा कांड की इस घटना का दोषी सारे मुसलमानों को ठहराया गया। गुलबर्ग सोसाइटी में 69 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। नरोदा पाटिया में 97 लोगों को जलाकर काट कर कुएं में फेंक दिया गया। गर्भवती महिलाओं के पेट के भ्रूण निकाल दिए गए। न जाने कितनी महिलाओं का सार्वजनिक तौर पर रेप किया गया और रेप करने के बाद जिंदा भी जला दिया गया। जिस एक गलती से इंसानी कौम ने गोधरा में 59 लोगों को गंवाया, उसी इंसानी कौम ने अपने राज्यों को उससे भी बुरे दौर में ढकेल दिया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। अधिकतर इसमें मुस्लिम थे। इनमें से कोई भी अपराधी नहीं था। सारे के सारे निर्दोष मारे गए।
जैसे राजनीतिक समीकरणों के लिए यूसी बनर्जी का उपयोग केंद्र द्वारा किया गया, वैसे ही राज्य द्वारा अपनी जांच एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों, सरकारी वकीलों का उपयोग गुजरात दंगों में हजारों निर्दोष मुसलमानों को जला देने वाले हत्यारों से बचाने के लिए किया गया। हमारी लाशों पर माया कोडनानी जैसे नेता 2 गुने वोट से जीतते हैं और नरेंद्र मोदी जैसे नेता प्रधानमंत्री पद तक पहुंचते हैं। गुजरात में लाखों घर उजड़ गए, हजारों ने अपनों को खो दिया, एक ही परिवार में 14 लोगों की हत्या की गई। नानावती आयोग ने बाबू बजरंगी जैसे बजरंग दल के नेता, विश्व हिंदू परिषद के जयदीप पटेल जैसे नेता, मोदी सरकार की माया कोडनानी जैसी मंत्री और पीबी गोंडिया जैसे पुलिस कर्मियों की खुली मिली भगत के बावजूद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राज्य की सरकार को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद जब एसआईटी की जांच बिठाई गई तो साल 2012 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में एसआईटी ने मोदी और प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। एसआईटी की टीम जिसने मोदी और बजरंग दल आरएसएस को क्लीन चिट दी, उसे सीबीआई के रिटायर्ड डायरेक्टर आर.के. माधवन लीड कर रहे थे। उन्हीं आर.के. माधवन को मोदी सरकार ने 2017 में साइप्रस कंट्री में भारत का हाई कमिश्नर बनाया। पॉलिटिकल गलियारों में इस नियुक्ति को एक शानदार पोस्ट रिटायरमेंट गिफ्ट या इनाम की तरह देखा गया। ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने या बचाने की कोशिश नहीं है। ये एक सवाल है, जब हजारों लोग मारे जाते हैं फिर भी जवाबदेही तय नहीं होती, तो क्या समस्या सिर्फ अपराधियों की होती है या उस सिस्टम की भी जो सच तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।